तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ करंट या फिर ईएमएफ पढ़ना है। पढ़ना तो दोनों ही है, यहाँ पे और लिखा हुआ कोई बात नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे-धीरे करके। चलिए, अब हमें जो पढ़ना है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। तो ये क्या होता है वो समझ लीजिए थोड़ा-सा। मान लीजिए कि अगर मुझे आप मैं सोया हूँ और आप आते हो और आप आके मुझे पूछते हो सर अभी करंट की वैल्यू क्या है? तो मैं बोलता हूँ कि अभी करंट की वैल्यू है 4 एम्पीयर। 4 एम्पीयर। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और अगर आप बोले ईएमएफ तो बोलेंगे 4 वोल्ट। अब अगर मुझे थोड़ी देर बाद फिर से पूछते हो कि सर अभी कितनी है, मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल 8 एम्पीयर। तो देखिए ये चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, कभी 4 एम्पीयर, कभी 5 एम्पीयर, कभी 6 एम्पीयर, कभी 7 एम्पीयर। लेकिन जब आप मुझे पूछ रहे हो तो मैंने बोला 8 एम्पीयर, तो ये हो गई इंस्टेंट। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी वैल्यू थी? 8 एम्पीयर। तो दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो आप करंट की वैल्यू बताएंगे एसी सर्किट में, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें आई क्या है, आई नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है और ओमेगा टी क्या है। ठीक है, आज हम लोग जो थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसमें एक +5 भी आ जाता है। ठीक है, और इसमें जो फाई होता है उसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस। ठीक है, अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए मान लीजिए ये एक वेव है, ये वेव यहाँ पे आई, ऐसे करके चली गई। ठीक है, और एक दूसरा एसी करंट ऐसे करके चला गया। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंस है दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में। इसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस। इसे हम क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस। अब आप बोलेंगे सर फेज क्या है? देखिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये इसका फेज है जो कि 0 है। ये जो इसका फेज है वो क्या है? 0 है। और इसका फेज मान लेते हैं 5 है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो फेज डिफरेंस आपको क्या दर्शाता है कि एक ईएमएफ की जो सॉरी एक करंट की जो वेव है वो पिछले वाले से कितनी आगे है या कितनी पीछे है, ये हमें पता चलता है। तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें जो वैल्यू ऑफ ईएमएफ दी हुई है एट एनी इंस्टेंट, अगर मान लीजिए मैंने भी करंट के बारे में बात की कि 4 एम्पियर है, 8 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप मुझे पूछते हो, तो अगर वही आप मुझे वोल्टेज पूछते कि सर अभी कितना वोल्टेज हो रहा है, मैं बोलता 4 वोल्ट हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना वोल्टेज था? 4 वोल्ट। तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और वो थोड़ा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी बोलते हैं। और थोड़ी देर में वो चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर में क्या होगा? चेंज हो जाएगा, मतलब 4 से 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, मे बी 2 हो जाए। तब आप मुझे पूछोगे फिर से थोड़ी देर बाद कि सर अभी कितना है, और मैंने बोला 2 वोल्ट। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, तो यहां तक आई होप क्लियर है। आगे देख लेते हैं, इसको भी हम लोग इसी तरह से डिनोट करते हैं। कैसे? ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये सारे कीवर्ड्स मैंने पिछले क्लास में बताए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। अब क्या है कि पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम क्या है, ये भी मैंने ग्राफ से बताया था कि पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अगर मान लेते हैं ये मेरा एक वो है, क्या बोलते हैं, एसी की वेव है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये वाली है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये वाली है। और एक ये वाली है। लेकिन ये पॉजिटिव साइड में है और ये नेगेटिव साइड में है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे हम कहते हैं पीक वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज। एक एसी सर्किट में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज होगा उसे हम कहते हैं पीक वैल्यू। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रेस्ट वैल्यू। और एक और नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। अगर आप लोगों ने ऑसिलेशंस पढ़ा है, मेरा लेक्चर्स देखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। और मैंने यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ का भी कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अब देखिए अगर इसकी ग्राफ बनाए तो ये रहा, देखो मैंने यहाँ पे बना दिया आई इक्वल्स टू ई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला पॉइंट जो मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा है ना, सॉरी ये वाला, इसे कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमें जो देखना है वो मीन और एवरेज वैल्यू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन और एवरेज वैल्यू से हर साल बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसको समझना होगा क्या है। देखिए आप अगर मान लीजिए ये एक वेव है, ये एक वेव है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये वन साइकिल हुआ एसी का। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस पॉइंट पे एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस पॉइंट पे एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये टाइम का ग्राफ है, ये जो लाइन है ये टाइम को दर्शाती है, और ये जो लाइन है ये आपके करंट को दर्शाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एट टी इक्वल्स टू 0 करंट कितना है? 0। एट टी इक्वल्स टू 1 कितना होगा? पता नहीं, मान लीजिए इतना होगा, है ना। तो ये सारी की सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, ऐसे करके हमारे पास ढेर सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। अब हम सबके अगर अर्थमेटिक मीन निकाल दें, अगर इन सबका अर्थमेटिक मीन निकाल दें,
तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम कहते हैं मीन और एवरेज वैल्यू। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है, 4 5 रुपये है और मान लीजिए 6 रुपये है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 1 + 5 + 6 और 1 2 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 6 12 4, 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया इसका अर्थमेटिक मीन। उसी तरह से हमें क्या करना है कि जितने भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मिलते हैं, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, उनको सबको क्या करना है, हमें उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि इंस्टेंटेनियस सॉरी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो हम निकालते हैं हमेशा हाफ साइकिल के लिए ही निकालते हैं, पूरी साइकिल के लिए नहीं निकालते। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है सर, हाफ साइकिल के लिए ही क्यों निकालें? तो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर से बताता हूँ। ये देखिए, ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है। पॉजिटिव हाफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वही नेगेटिव हाफ का भी मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वही यहाँ पे भी वही वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसका एवरेज मिला हमें x, तो इसका एवरेज कितना मिलेगा? -x। तो टोटल कितना आ गया? +x - x बाई 2 = 0 तो फुल साइकिल में क्या हो जाता है? एवरेज करंट हो जाता है हमारा 0। फुल साइकिल में एवरेज करंट क्या हो जाता है? 0। आई होप ये चीज क्लियर है। अब देखिए मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल इतना होता है, पॉजिटिव होता है, और ड्यूरिंग अदर हाफ साइकिल इट इज नेगेटिव। तो पूरा का अगर एवरेज निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आप लोगों को क्या करना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आपको वीडियो जैसे मैं 1 2 3 करके काउंट करूंगा, हर एक वीडियो के बाद, हर एक पॉइंट के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको पॉज करके वीडियो का उसका सारा नोट यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अभी आपको कॉपी करना है, मैं 1 2 3, आशा करता हूँ आपने पॉज करके अभी नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है आई एवरेज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आई नॉट। आई एवरेज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आई नॉट। अरे यार 2 तो कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू भी मुझे पता है कितनी होती है, 22/7। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी आई एवरेज इक्वल्स टू 0.637 इंटू आई नॉट। आई एवरेज इक्वल्स टू 0.637 इंटू आई नॉट। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू जो होती है 63.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर मेरा मैक्सिमम करंट की वैल्यू है 100 एम्पियर, तो उसकी एवरेज जनरली क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट 63.7 एम्पियर आएगी। आई होप ये चीज क्लियर है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या बता रहे हो, हम लोग उसको डेराइव अभी करने वाले हैं, टेंशन मत लो। ये जस्ट मैंने अगर इसका डेफिनेशन बता दिया है तो मैं सोच रहा था कि इसका फॉर्मूला वगैरह भी आप लोग को दे दूं तो एक सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप आई एवरेज निकालते हो और अगर आपका 63.7% ऑफ आई नॉट आता है, उसी तरह से अगर आप लोग ई एवरेज यानी कि वोल्टेज या फिर ईएमएफ की एवरेज निकालते हो तो उसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा। ई एवरेज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू ई नॉट, और 2/पाई की वैल्यू होगी 0.67 यानी कि 63.7% ऑफ ई नॉट। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये जो पोर्शन में अगर कोई भी डाउट है तो डोंट वरी, वी विल डेराइव दिस वन राइट नाउ। अभी हम डेराइव करेंगे, आगे देख लेते हैं। अब हमें देखना है कि इसका प्रूफ कैसे आएगा। देखो अभी मैंने आपको बोला कि देखो भैया आई एवरेज इक्वल्स टू ये होता है, आई एवरेज इक्वल्स टू ये होता है। अब इसको कैसे आया वो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए हम लोगों ने क्लास 11th के जो बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको सिखाया था एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकालना, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकालना। तो ये देखिए ये मेरा फंक्शन है एफ टी डी टी अपॉन ये फॉर्मूला होता है। किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसका एफ टी फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, फिर dt करते हैं और फिर t1 से t2 तक का उसका एवरेज निकाल लेते हैं, बाई t1 से t2 तक का उसको टाइम से भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं भी देख रखा है तो एक बार उसको आप, क्योंकि पूरा 11 लेक्चर इस वक्त देखना आपके लिए मुश्किल होगा, नामुमकिन जैसा ही होगा मान लीजिए, तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यू कैन डू वन थिंग, आप लोग एक काम कर सकते हो, इस फॉर्मूला को फॉर द टाइमिंग आप लोग याद रख लो। ठीक है, कि एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो आई होप आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज आपने ये मैथ्स में पढ़ रखा है। आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मीन और एवरेज निकालना है। बट इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या थी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी पढ़ा था ये जो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, ये आई है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा था ना, ये हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमारा फंक्शन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और यहाँ पे मैंने गलती से आई लिख दिया, यहाँ पे आई नहीं होगा, डी टी ही रहेगा। ठीक है, और हमें किसका निकालना है, हाफ साइकिल का, मतलब 0 से लेके t/2 तक का। तो हमारा t1 हो जाएगा 0 और अपर लिमिट हो जाएगी t/2, 0 हो जाएगा t/2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे ये आई नहीं होगा।
अगर इसको आगे हम लोग थोड़ा सा और लेके चलें तो ये वाला हमारा इंटीग्रेशन करने पे इसका आएगा, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं फिर से बता दूं, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब आप बोल रहे हो कि सर इतना शॉर्टकट में कर रहे हो, आपको डेराइव क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि देखो देखो भाई, क्लास 11th में ये सब चीज किया जाता है, क्लास 12th में वी डोंट हैव दिस मच टाइम कि मैं आपको पहले इंटीग्रेशन सिखाऊं फिर डिफरेंशिएशन सिखाऊं फिर हम लोग आगे बढ़े। तो और जरूरत भी नहीं है, और कहें तो जरूरत भी नहीं है। आप अगर क्लास 11 में ठीक से पढ़े हुए हो, जरूरी नहीं मुझसे ही पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, तो वो आपको ये चीज सिखाएगा ही सिखाएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको थोड़ा ज्यादा डाउट लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट पे, कि आप रिक्वेस्ट छोड़ दीजिए, देख लेंगे उसको। अब देखिए ये जो आपका साइन ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन है, साइन ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेट करने पे आंसर आता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन है ये वाले पोर्शन का, वो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और जो कांस्टेंट था उसको बाहर भेज देंगे, ये आई नॉट कांस्टेंट है उसको बाहर भेज दिया। तो देखो आई नॉट ये वाला हो गया ऊपर वाले की कहानी, ये हो गया ऊपर वाले की कहानी। और नीचे वाले का क्या आएगा? नीचे वाले का हमारा आएगा इंटीग्रेशन करने पे t/2। तो यहाँ पे देखो अच्छे से बताता हूँ, रुको। यहाँ पे आएगा आपका आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और 0 t/2। और नीचे में जो इंटीग्रेशन हो रहा है इसका, इसका वैल्यू आएगी आपकी t/2, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 2/t हो जाएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा। तो ये आ गया मेरे यहाँ पे, ये वाली कहानी आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो ओमेगा था ना, कॉस के नीचे दिखा रहा हूं, ये जो ओमेगा था इसके बदले मैंने क्या लिख दिया, उसके बदले मैंने लिखा 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। अब देखो एक चीज आप ढंग से, अगर मैं इसके बदले में 2 पाई अपॉन टी लिखूंगा तो मैं इसको बाहर ला सकता हूँ, फिर कांस्टेंट है तो मेरा आ जाएगा 2 पाई टी इंटू आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to t/2। तो अब ये सब जो भी काटना होगा वो हम लोग, देखो मैंने यहाँ पे ले आया हूँ, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, 2 I0 t अपॉन 2 पाई, ये सेम सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है। अब इसमें 2 काट देंगे और टी को भी काट देंगे, बचेगा जो सामान हमारा वो हो जाएगा हमारा ये वाला। कैसे आया अब ये वाला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये जो स्मॉल टी दिखाई दे रहा है इसमें पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, यानी कि cos 2 पाई इंटू t/2 माइनस माइनस कॉस t पाई। अब यहाँ पे जो स्मॉल टी उसको लेके आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये देखो स्मॉल टी का लेके आ गया 0 आ गया। आई होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है। अब जो इसको हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे आसानी से तो हमें ये चीज पता चलेगी, ये कट गया। और cos पाई की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है -1 होती है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज दिस विल बिकम योर 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया आई नॉट अपॉन पाई इंटू 2। क्यों? देखिए ये आई नॉट अपॉन पाई, यहाँ पे आया हमारा कॉस पाई की वैल्यू थी -1, तो माइनस ऑफ -1, और यहाँ पे माइनस है पहले से, और इसकी भी माइनस, और cos 0 की वैल्यू 1। तो अल्टीमेटली हाउ मच यू आर गेटिंग? माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +1 यानी कि 2। तो यहाँ पे आ गया मेरा 2, ठीक है। देखिए मैं समझ सकता हूँ अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर भी इसलिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इंटीग्रेशन के हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। अब देखिए मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अ करंट क्या होता है, ये भी इसी तरह से आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? 2 एप्सिलॉन अपॉन पाई इक्वल टू 0.637। इसमें बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी लिया है, यहाँ पे आप लेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बाकी का पूरा प्रोसेस इसमें सेम रहेगा, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ना है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अब इसमें क्या होता है इसका मतलब समझिए। जितने भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, आपको मैंने अभी दिखाया था, एक ग्राफ बनाया ऐसे करके, यहाँ पे जितने भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, ये जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, इसकी आपने क्या किया था? अर्थमेटिक मीन निकाला था। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आप लोगों को क्या करना है कि पहले इन सारी को मान लीजिए, इसकी वैल्यू i1 है, इसकी वैल्यू i2 है, इसकी वैल्यू i3 है, इसकी वैल्यू i4 है, और इसकी वैल्यू i5 है। तो पहले तो इन सबको स्क्वायर करना है, तो कर देते हैं। देखो i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस i3 स्क्वायर प्लस i4 स्क्वायर प्लस i5 स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका मीन निकालना है, क्या करना है? मीन निकालना है, तो डिवाइड बाई 5, ये मीन भी निकाल दिया मैंने। अब इसका रूट निकाल लेना है, तो ये होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और
योर ईएमएफ, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, पहले स्क्वायर करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को, फिर उसका मीन निकालेंगे और उसका फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे। लेकिन जब डिराइव करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, देखिए, ठीक है। अब एक बात और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आरएमएस वैल्यू होती है उसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं या फिर वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3, थैंक यू। आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू या फिर 0.707 आई नॉट, आई नॉट अपॉन रूट टू या फिर 0.707 आई नॉट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, फिर से फॉर्मूला, इसको फिर से डेराइव करेंगे, जैसे भी उसको डेराइव किया था उसी तरह इसको भी डेराइव करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलरली द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर वन कंप्लीट साइकिल। इसमें ध्यान दीजिए, आपको पूरे एक साइकिल का निकालना है। किसका निकालना है? पूरे साइकिल का। अब आप बोलोगे सर इसमें जीरो क्यों नहीं हो रहा है भाई, सर इसमें जीरो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ऐसा था, मैं मान लेते एक एक वैल्यू लेता हूँ, ये I1 है और यहाँ नेगेटिव साइड में I2 है और ये हो गया हमारी मीन लाइन। तो आप बोलोगे सर ये I1 तो पॉजिटिव है और ये I2 तो नेगेटिव है, लेकिन भाई मैंने इसका स्क्वायर किया, देखो यहाँ पे स्क्वायर किया है, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू भी स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव बन जाएगी और उसमें ऐड हो जाएगी और जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आरएमएस वैल्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन ओवर हाफ साइकिल, ऑप्शन ए बी सी डी दे देंगे, या फिर विच वन इज टेकन ओवर द फुल साइकिल, ए बी सी डी दे देंगे। तो हाफ साइकिल में कौन सा होता है आपका एवरेज वैल्यू, और फुल साइकिल में क्या होता है आपका आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ये सब थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। उसी तरह से जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू भी यही होती है, ई नॉट बाई रूट टू, यानी कि पीक वैल्यू अपॉन रूट टू, यानी कि 0.707 ई नॉट, ठीक है। या फिर आप उसको बोल सकते हैं 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको कॉपी कर चुके होंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए और वो ई नॉट वाला भी कॉपी करना है आप लोगों को, ये वाला भी कॉपी करना है आप लोगों को, पॉज कीजिए, ये वाला भी कॉपी करना है आपको, पॉज कीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब इसके प्रूफ करेंगे, अभी तक हम लोगों ने किसका प्रूफ किया है, एवरेज वैल्यू का। अब किसका करेंगे, आरएमएस वैल्यू का प्रूफ करेंगे। देखो कैसे करेंगे, वही करना है क्या कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर निकालेंगे ओवर वन कंप्लीट साइकिल। क्या करेंगे, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। उसमें किसका निकाल रहे थे, उसमें फॉर्मूला था ये वाला, देखो उसमें फॉर्मूला था हमारा एफ, सॉरी एफ नहीं लगाएंगे, आई डी टी अपॉन डी टी 0 to t/2 0 to t/, ये फॉर्मूला था उसमें। इसमें क्या होगा, थोड़ा देखिए चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे t/2 था, यहाँ पे पूरा का पूरा t आ जाएगा, क्योंकि फुल कंप्लीट साइकिल पे ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आई नॉट मतलब आई स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे आ गया देखो, ठीक है। अब पहले की तरह ही इसका इंटीग्रेशन करना होगा, सिंस आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि हम स्क्वायर का कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 लिखना पड़ेगा। अब ये कहां से आया, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। जो बच्चे का मैथ्स नहीं है, जिन बच्चों का मैथ्स नहीं है 12th में, वो इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन ओमेगा बाई अपॉन टी होता है, 2 होता है सॉरी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले ये वाला वैल्यू पुट कर दूंगा, देखो कर दिया पुट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या होगा, ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, 0 to t हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 1 माइनस, सॉरी अब मैं ब्रैकेट तोड़ूंगा, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ूंगा तो क्या आएगा 1/2, 1/2, फिर बीच में माइनस, फिर 0 to t, और यहाँ पे आएगा cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, ये हो जाएगा। मैंने इसका ब्रैकेट तोड़ दिया तो मेरा आंसर ये वाला आ जाएगा। थोड़ा सा क्लियर हो जाए, रुक जाओ एक मिनट, देखो अभी अभी आई होप ये चीज क्लियर होगा। अब देखो बस यहाँ 1/2 हो गया, बस मैंने ब्रैकेट तोड़ा, ये 1/2 अलग कर दिया और cos ओमेगा टू अलग कर दिया और पूरी इंटीग्रेशन लगा दी, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। और ये जो आप बोल रहे नीचे टी क्यों आया, क्योंकि इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो टी ही आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, अब क्या होगा, इसमें मुझे
अलग अलग जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, यहाँ पे आएगा t और ये वाली कहानी आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको आती होगी आई होप, क्योंकि cos ओमेगा टी की डिफरेंस इंटीग्रेशन होती है sin ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। cos ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और ये जो आया है आपका, ये जो t sin ओमेगा टी माइनस ये जो कहानी आई है आपकी, इसको देखिए कैसे करना है। ये वाली कहानी यहाँ पे थी, मुझे क्या करना पड़ेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी पड़ेगी। अपर लिमिट क्या है? कैपिटल टी है। ठीक है, अपर लिमिट क्या है? कैपिटल टी है। लेकिन उससे पहले ओमेगा के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ? ओमेगा के बदले में पुट कर सकता हूँ 2 पाई अपॉन टी। तो मैं यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा पुट कर देते हैं 2 पाई टी, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से ये जो कट पिट के जो भी बचेगा वो आपका यहाँ पे आएगा टी माइनस साइन, ये वाली कहानी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टी के बदले क्या आएगा? कैपिटल टी। यहाँ पे स्मॉल टी का लेके आएगा कैपिटल टी, और ये बाकी कहानी सेम रहेगी माइनस। अब यहाँ पे जीरो पुट करना है नेक्स्ट वाले में, तो सभी जीरो हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं पुट करने की। अब यहाँ से जब जो कटेगा पीटेगा उसको काट पीट देंगे। जैसे यहाँ से देखो, काट पीटेगा मेरा आएगा आंसर ये वाला। ठीक है, अगर कुछ बच्चे कमजोर है तो मेरे को थोड़ा सा पहले बता दूं। देखो, ये टी कट जाएगा और ये टी साइन इंटू 4 पाई आ जाएगा, साइन इंटू 4 पाई आ जाएगा। अब साइन 4 पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो मैथ्स की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको जो पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर ये वाला। आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई आर एम एस स्क्वायर, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन हमें तो आई आर एम एस चाहिए, तो इसका रूट ले लेंगे, रूट लेंगे तो हमारा आ जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2, यानी कि 0.707 आई नॉट। ये हो गई आर एम एस वैल्यू। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हमें इतना नहीं आता, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आती है। तो देखो भाई, ये आपने जो 11th में पाप किया है नहीं पढ़ के, उसको आपको सुधारना होगा। ये मैथ, ये जो बेसिक मैथ्स है, ठीक है, उसको आपको कम से कम देखना होगा। आप लोग चाहे तो यूट्यूब चैनल पे, हमारे जो मेंटर्स कॉर्नर का यूट्यूब चैनल है उस पे जाइए, वहाँ पे आपको दिखाई देगी एक तो नेट की फ्री सीरीज दिखाई देगी, जिसमें हम लोग ने स्टार्टिंग में कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पूरा एकदम अच्छे से डिटेल्ड वे में फ्री में करवाया हुआ है। तो आप वहाँ जाइए, मेंटर्स कॉर्नर चैनल का नाम है, हमारा ही चैनल है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। मेंटर्स कॉर्नर उनके जो चैनल है उसमें जाके देखिए, एक बार आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है? सिमिलरली आर एम एस ई एम एफ इज, यही आ जाएगा। डेरिवेशन का तरीका बिल्कुल सेम है, आई नॉट के बदले बस ई नॉट बैठाना है। ठीक है, अब आपको ये वाली चीज कॉपी करनी है। ठीक है, आप वीडियो को बैक, मैं वापस से जो जो कॉपी करनी है फिर से बता देता हूँ क्या क्या करनी है। ये करना है, ये वाली करनी है, पॉज लिख लिए, पॉज लिख लो, पॉज, ये पूरी कहानी नीचे लिखो, एंड देन फाइनल आंसर। तो ये आपको ने लिख लिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें कुछ नोट पॉइंट कुछ रिमेंबर करने होंगे रिगार्डिंग आरएमएस वैल्यू के। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जो एसी सोर्स होता है, एसी सोर्स होता है वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज देता है। मतलब आपके घर में जो बिजली वगैरह आपको मिल रही है, जिससे मेरा अभी लैपटॉप चल रहा है, ये आपका फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, ये जो भी चल रहा है, ये किसकी वजह से चल रहा है? ये चल रहा है एसी सोर्स की वजह से। और एसी सोर्स क्या दे रहा है हमें? आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू दे रहा है हमें। क्या दे रहा है? आरएमएस वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू क्या है? 70.7% ऑफ दी पीक वैल्यू। मान लेते हैं अगर मेरे इस घर में जो पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल है 100 वोल्ट देने की, तो मैं भी यूटिलाइज कर रहा हूँ 70.7% ऑफ दैट पर्टिकुलर वोल्टेज। दूसरा, जो करंट मिलता है हमें वो भी आरएमएस करंट ही मिलता है। ठीक है, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप एसी एमीटर या वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो, एग्जाम स्कूल में जब प्रैक्टिकल करोगे, एसी एमीटर या वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो एमीटर या वोल्ट मीटर रीड करेगा वो आरएमएस वैल्यू ही रीड करके बताएगा। वो आपको पीक वैल्यू रीड करके नहीं बताएगा, वो आपको पीक वैल्यू रीड करके नहीं बताएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, टू बी डन एट होम, कि व्हाट विल हैपन अगर आप एक डीसी एमीटर से, डीसी एमीटर से करंट, एसी का करंट मेजर करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने डीसी एमीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने एसी का सोर्स लगाया हुआ है। आपका आंसर बताइए क्या होगा, कि यहाँ पे रीडिंग क्या आएगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए हमें अब क्या पढ़ना है कि एसी जो होता है हॉट वायर एम मीटर से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर हॉट वायर वोल्ट मीटर से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जब एसी करंट फ्लो होता है तो वहां पे हीट जनरेट होती है, और वो जो हीट जनरेट होती है वो उस पर डिपेंड नहीं करती कि एसी का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हीट हीट होती है वो। अब आप हीट एक टाइप की एनर्जी है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो वो जो हॉट वायर एमीटर्स होते हैं उस हीट को एब्जॉर्ब करके मेजर करते हैं कि ये कितना करंट है। तो वो हॉट वायर एमीटर्स क्या करते हैं, दे यूज द हीट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, तो वो आपको प्रॉपर करंट दे देंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एसी जो है वो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ द एसी डीसी। जो डायरेक्ट करंट में हीट प्रोड्यूस होने वाली थी वही वाली हीट भी एसी भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब और एक चीज जान लेते हैं हम लोग, एसी जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है डीसी के मुकाबले। एसी जो होता है वो डीसी से बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो देखिए 200 वोल्ट ऑफ एसी क्या है, ये है हमारा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 200 रूट 2, 200 रूट 2। जबकि जो 200 वोल्ट डीसी वैल्यू है, जो उसकी 200 वोल्ट डीसी करंट लेंगे आप, डायरेक्ट करंट में लेंगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 200 वोल्ट ही रहने वाली है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एसी है जो आपको भी करंट में मिल रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं ज्यादा है जो आपको मिल रहा है उससे। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी भगवान अगर ऐसा हो, अगर कभी आप पीक करंट को छू देंगे तो आप शट शट करके जल जाओगे, जबकि डीसी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। इसलिए एसी को कहा जाता है ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरी बात क्या है कि एसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से भी बनाते हैं। ये हम लोग जब ईएमआई पढ़ेंगे, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर जब हम लोग करेंगे तब इसमें देख लेंगे कि कैसे हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात कि एसी जो होता है वो ओम्स लॉ को भी ओबे करता है और जूल्स हीटिंग लॉस को भी ओबे करता है। ओम्स लॉ को भी करता है, जूल्स हीटिंग लॉ को भी ओबे करता है। ठीक है। अब देखिए एमसीक्यू लेते हैं। व्हाट इज द आंसर इफ आई नॉट इज द पीक करंट देन आरएमएस करंट इज। मैं चाहता हूं आप लोग इसको पॉज करें और इसका आंसर बताएं। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है बी, सॉरी 4। यानी कि ये भी हो सकता है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं भी, ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है। अभी हम लोगों ने इसको डेराइव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूं आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा, अब आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या बोला है, एवरेज ईएमएफ बोला है। देखिए ढंग से, एवरेज ईएमएफ बोला है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पीक वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा ये वाला। हम लोग ने अभी डेराइव किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एसी थ्रू प्योर रेजिस्टर्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि रेजिस्टर क्या होता है। अभी तक जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि एक ऐसे करके रेजिस्टर होता है, ऐसे 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 करके ऐसे, तो ये होता है हमारा रेजिस्टर। इंडक्टर क्या होता है, किसी भी कॉइल को आप ऐसे गोल 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 घुमा दो तो ये इंडक्टर की तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा। कैपेसिटर क्या होता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ढंग से पढ़ा होगा मेरे साथ में, उम्मीद है। कैपेसिटर ये होता है कैपेसिटर। ठीक है। तो ये तीनों की हो गई। ठीक है। रजिस्टर क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट। इंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरली हम लोग यूज करेंगे इसको, इसकी यूनिट हेनरी होती है। और कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है। तो हम लोग इसको तीनों को अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फेज ऑफ एसी। क्या पढ़ेंगे, फेज ऑफ एसी, जो मैंने आपको अभी बता दिया। अभी मैंने आपको बताया था फेज ऑफ एसी क्या होता है, फेज डिफरेंस भी आपको मैंने बताया था। तो इसका डायग्राम मैं बना देता हूं यहाँ पे। दिस इज योर फेज डिफरेंस एंड दिस इज द पर्टिकुलर फेज, दिस इज द फेज, दिस इज द फेज। ठीक है। ये आप पॉज करके लिख लीजिए। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। और ये होगा इसका डायग्राम भी, देखिए यहाँ पे हो जाएगा। वैसे ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ज्यादा जरूरत है नहीं। फेजर, अब देखो फेजर, फेज क्यों क्यों जाने हम लोग, फेज फेज डिफरेंस क्या हमारी जिंदगी में महत्व रखते हैं। फेज फेजर डिफरेंस के थ्रू हम लोग फेजर डायग्राम बना सकते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, ये ऐसा डायग्राम होता है जिसमें फेजर होते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, ये ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर में होते हैं फेजर। अब आप बोलोगे सर फेजर क्या होता है, फेजर क्या होता है, ये कोई भी वेक्टर आप मान लीजिए जो टाइम से चेंज करता हो, कोई भी ऐसा वेक्टर जो विथ टाइम चेंज होता हो, उसे हम कहते हैं फेजर, उसे हम क्या कहते हैं, फेजर। ठीक है। तो फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, फेजर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट है और जो ईएमएफ है वो क्या करता है, साइनोसॉइडली वैरी करता है विथ टाइम, बट इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम होती है। कीवर्ड है। ठीक है। ये एक कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है,
जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं और परेशान कर सकते हैं। दे विल नॉट बी इन फेज, जरूरी नहीं है फेज में हो भी सकते हैं और ना भी हो फेज में, यहाँ ठीक है, डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर में। अब सर्किट पर डिपेंड करते हुए ऐसा भी हो सकता है कि करंट जो है वो ईएमएफ से, मान लीजिए अगर ये मेरी ईएमएफ है तो हो सकता है करंट ईएमएफ से पीछे हो या ईएमएफ से आगे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने कि सर्किट पर डिपेंड करता है कि जो करंट है वो ईएमएफ से आगे चल रहा है या ईएमएफ से पीछे चल रहा है या ईएमएफ के साथ चल रहा है। अगर वो ईएमएफ के साथ चलता है, मान लीजिए ईएमएफ और करंट साथ में है, तो उसे हम कहते हैं सेम फेज या फिर जीरो फेज डिफरेंस। अगर वो ईएमएफ जो है वो करंट से आगे है तो इसे हम कहते हैं लैग, करंट लैग्स ईएमएफ। अगर ईएमएफ जो है करंट से पीछे है तो इसे हम कहते हैं लीड, करंट जो है ईएमएफ को लीड कर रहा है। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली हम लोग और अच्छे समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए ये इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इस तरह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये जो फेजर डायग्राम आप बोलते हैं इसको हम लोग आर्गेंट डायग्राम भी बोलते हैं, आर्गेंट डायग्राम भी बोलते हैं। और इस डायग्राम में हम अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज ईएमएफ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये क्या चीज ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो देखो ये एक रेफरेंस एक्सिस ली हुई है, ये एक रेफरेंस एक्सिस ली हुई है और आपका जो ईएमएफ है, ये जो ई नॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू है ये। ठीक है, और ये कितने यहाँ आगे है, ये है आगे आपकी थीटा आगे है। किससे आगे थीटा, ई से आगे, ई से थीटा आगे है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा मतलब 2 पाई/टी, ये ना भी लिखे तो भी चलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये थीटा ना होके इतना आगे होता ये, तो हम क्या लिखते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट, मान ली इसका नाम आप दे दो जेड, जेड नाम है इस एंगल का जेड, तो हम लोग लिखते हैं ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन जेड टी, या फिर आप लिख सकते हो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा, ये वाले केस के लिए, और थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। आई होप ये चीज क्लियर है, नहीं भी है तो आगे हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला केस है कि अगर एक किसी एसी सर्किट में अगर आप सिर्फ प्योर रजिस्टर लगा दें। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इसमें सिंपल से एक डायग्राम को रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसको हम लोग आगे जाके और डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस अभी यहाँ इस पेज में जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो ये है। ठीक है, कि इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, फिर आर्गन डायग्राम बोलते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, इस डायग्राम को, बहुत अच्छी बात है अगर बना लेंगे तो। अब देखिए प्योर रजिस्टर मतलब क्या होता है कि मैं एक एसी सर्किट लूंगा, मैं एक एसी सर्किट लूंगा ऐसा वाला, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगाऊंगा, रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ क्या लगाऊंगा, रेजिस्टेंस लगाऊंगा आर, और इसमें मैं लगाऊंगा एसी सोर्स, क्योंकि एसी सर्किट के एसी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सोर्स जो होगा वो एसी ही रहेगा। अब सोर्स एसी होने का मतलब क्या है कि आपको जो करंट मिलेगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, जो आपको ईएमएफ मिलेगी वो भी आपको अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट निकला और यहाँ पे गया और ऐसे करके जाके आ गया। अब हमें ये पता करना है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है या फिर वो दोनों सेम फेज में कि क्या है, ये हमें पता करना है। तो हम लोग मान रहे हैं कि एक रेजिस्टर ले लेते हैं ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब हम लोग क्या पता है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ओमेगा टी, सॉरी करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है यहाँ पे, इज अप्लाइड टू दी रजिस्टर, मतलब इस रजिस्टर पे आपने क्या किया है, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया है जिसकी वैल्यू है ई इक्वल्स टू ई नाइट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी तक पढ़ते यही आ रहे थे हम। अब हमें क्या करना है इसमें, द वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट, वोल्टेज क्या होगा, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप लिख सकते हो वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, या फिर वी मैक्स साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। यहाँ पे वी नॉट या वी मैक्स लिखने से क्या फायदा आएगा कि आपको पता चल जाएगा यार ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको बोला कि दिस इज माय इक्वेशन 1। अब ओम्स लो क्या बोलता है, ओम्स लो बोलता है आई इक्वल्स टू वी बाई आर, तो वी के बदले हम लोग पुट करते हैं वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो मैंने पुट कर दिया वी मैक्स साइन ओमेगा टी अपॉन आर। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो ना, क्यों कैसे लिखा, क्योंकि वी मैक्स अपॉन आर, वी मैक्स अपॉन आर क्या होगा, आई मैक्स हो जाएगा। अगर मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा तो मैक्सिमम करंट मिलेगा, तो ये हो गया आई मैक्स साइन ओमेगा टी, क्या मिल गया, आई इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन 2 हो गई आई इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये दोनों के बीच में फेज दिखाई दे रहा है क्या आपको, इसका अगर
ढंग से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सीधा क्या है, इस केस में ये जो ई नॉट है, जो ई नॉट है उसका एंगल कितना है, ओमेगा टी। ई नॉट का एंगल कितना है, ओमेगा टी। सिमिलरली ये जो आई नॉट आई मैक्स है, आई मैक्स उसका एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो आप बोल सकते हो ये भी आई मैक्स कितना है, आई मैक्स का भी आपका कितना एंगल है, ओमेगा टी। तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा फेज डिफरेंस है या नहीं है, वो देख लेते हैं। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ई नॉट यहाँ पे है, ये मेरा ई नॉट है, ठीक है, इसका ओमेगा टी आया। अगर मान लेते हैं मेरा करंट अगर यहाँ मिलता मुझे, आई नॉट अगर मुझे यहाँ मिलता, ठीक है, अगर आई नॉट मुझे यहाँ मिलता और उसकी वैल्यू मान लेते हैं, ये वाली जो एंगल है इतना अगर फाई होता, मान लेते फॉर एग्जाम्पल इतना अगर फाई होता, तो आप लिखते आई इक्वल्स टू आई नॉट, रुक जाओ अच्छे से समझाता हूँ रुको, ये ई नॉट है ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आई भी बना लेता हूँ, आई थोड़ा आगे चला गया तो ये जो एंगल है दोनों के बीच का ये है, मान लेते हैं फाई। तो ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल कितना है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप बोलेंगे सर दे आर नॉट इन सेम फेज, क्यों, बिकॉज उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है जिसे हम फाई कहते हैं, ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है ये वाला। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फाई है, नहीं है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगर ई नॉट ओमेगा टी बना रहा है तो आई नॉट भी ओमेगा टी ही बना रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो आपको पता चल गया कि बोथ आर इन द सेम फेज, और इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। फेजर डायग्राम जो बनेगा उसका ऐसा वाला बनेगा, क्या, आई और वी दोनों साथ साथ है। अगर ये ऐसा ना होता, मान लेते हैं कि अगर फेज डिफरेंस होता तो ये डायग्राम ऐसा बनता। अगर मान लेते हैं ये मेरा वी है तो आई कम से कम यहां से स्टार्ट करता, ठीक है, ये आई हो जाता। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, आपको इसको डायग्राम आप बना लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ। आप ये जो इक्वेशंस है ये आपको लिखना है, पॉज करके लिख लो। ये आपको लिखना है, पॉज करके लिख लीजिए, पॉज कीजिए। ये आपको भी लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, पॉज करके बना लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। अब हमें पढ़ना है एसी थ्रू प्योर इंडक्टर, ठीक है, एसी थ्रू प्योर इंडक्टर। देखिए मैं एक और चीज बता दूं, फेजर डायग्राम थोड़ा ऐसा भी होता है, कोई कोई बुक्स में ऐसा भी फेजर डायग्राम बनाया होता है। मान लेते हैं कि ये मेरा ई नॉड है, ये मेरा सॉरी ये मेरी ई है, ठीक है, ये ई नहीं है, सॉरी ये ई नहीं है, ठीक है, ये टी होगा। अब अगर आप बोले कि मेरा ई नॉट जो है वो यहाँ है, ठीक है, ई नॉट मेरा ये वाला है, तो ये एंगल बनेगा ओमेगा टी। तो आई नॉट भी कहाँ मिलेगा आपको, यहीं पे मिल जाएगा। तो दिस इज वन मोर टाइप ऑफ फेजर डायग्राम जो आपको बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग एक बार यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडक्टर भी पढ़ेंगे। थैंक यू।